नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे विद्युत धारा घनत्व के बारे में। तो देखो, विद्युत धारा घनत्व स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ विद्युत धारा में एक दो न्यूमेरिकल और बताऊंगा कि किस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि एक आवेश है, क्यों आवेश, वो एक वृत्तीय पथ में r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में v वेग से गति करता है। एक आवेश क्यों r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में v वेग से गति करता है, वृत्तीय पथ में v वेग से गतिशील है, तो इससे संबंधित विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पता है कि एक आवेश है, कोई भी आवेश मान लो इस वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, ये इसका सेंटर मान लेते हैं और इसकी रेडियस कितनी है r। इस r रेडियस पर ये कोई भी आवेश क्यों है जो कि v वेग से गति कर रहा है। अब देखो, कोई भी वक्राकार पथ होता है तो उस वक्राकार पथ पर के किसी भी बिंदु पर सदिश की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। तो हमें पता है कि वेग है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि में दिशा होगी, तो इस बिंदु क्यू आवेश पर इसकी दिशा होगी वो किधर होगी, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश, ये v वेग से इधर जाएगा। अब इससे संबंधित हमें क्या निकालनी है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होती है, विद्युत धारा I बराबर होगी Q बटे T। I बराबर होता है Q अपॉन में T। अब T समय लेना है, क्यों आवेश तो हमें पता है समय लेना है। अब समय को कैसे डिसाइड करें, तो समय की एक लिमिटेशन है जो हमें पता है कि जब ये आवेश अपना एक चक्कर पूरा करेगा तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या होगा, उसका आवर्तकाल कहलाएगा, तो वो समय होगा। और एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी भी हमें पता होगी और चाल हमें पता है, तो उससे हम समय को निकाल सकते हैं। मान लेते हैं एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, यहां से निकालेंगे तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय इसका आवर्तकाल होगा समय। और आवर्तकाल होता है वो कैसे निकालते हैं, दूरी बटे चाल। समय ऐसे ही तो निकाला जाता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो r त्रिज्या के पथ में अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगा, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में तय की गई दूरी होगी 2 पाई r, इसकी परिधि के इक्वल। तो दूरी हो जाएगी 2 पाई r अपॉन में कितनी चाल से तय करेगा, v वेग से तय करेगा, तो ये हो जाएगा v, 2 पाई अपॉन v। ये इसका समय आ गया और ये समय हम यहां पे पुट कर देंगे तो धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर होगी Q बटे में 2 पाई r अपॉन में v चला जाएगा ऊपर, तो कितनी हो जाएगी QV अपॉन में 2 पाई r। तो जब कोई क्यों आवेश r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति करता है तो उससे संबंधित धारा का मान होगा QV अपॉन 2 पाई r। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और ये आपको विद्युत धारा है, ये काम में आने वाली है चुंबक वाले चैप्टर में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, MIC में काम में आएगा। तो ये क्लियर है। अब मान लो विद्युत धारा को हम कैसे डिफाइन करें। एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया कि एक आवेश है, क्यों आवेश, उसकी आवर्ती है f। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि Q आवेश की आवर्ती कितनी है, Q आवेश की आवर्ती आपको दे रखी है f, कि इसकी आवर्ती f है। तो इससे संबंधित धारा का मान बताओ, विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो इससे संबंधित f आवर्ती हो तो संबंधित विद्युत धारा हो जाएगी, यहां से विद्युत धारा को फाइंड आउट करेंगे तो I बराबर होती है Q अपॉन T। अब हमें पता है कि आवर्ती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, 1 बटा आवर्तकाल 1 बटा समय के बराबर होगी। तो आवर्ती होती है वो होगी 1 बटे में समय का व्युत्क्रम होती है। तो 1 अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, मान लो सपोज करो इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू में 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी को हम क्या पुट कर देंगे F। तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर होगी Q इंटू F। यहां से भी हम विद्युत धारा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम विद्युत धारा की डेफिनेशन से किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके सामने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है विद्युत धारा घनत्व। विद्युत धारा घनत्व इसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा घनत्व, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ये होता है वो करंट डेंसिटी भी बोलते हैं इसको। अब विद्युत धारा घनत्व क्या होता है, देखो घनत्व होता है वो सापेक्ष रूप से निकाला जाता है, और घनत्व के बारे में मैंने आपको बताया था।
अगर आपको याद हो, आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला चैप्टर देखा है, तो वहां पे वीडियोज है मेरे, इसमें आप जाओगे प्लेलिस्ट में जाके, प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक चैप्टर है पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। उस चैप्टर में मैंने आपको घनत्व के बारे में बताया था, वहां पे डिस्कस किया था कि घनत्व है वो 4 पैरामीटर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, 4 पैरामीटर के सापेक्ष निकाला जाता है। एक होता है लंबाई के सापेक्ष, दूसरा होता है क्षेत्रफल के सापेक्ष, और तीसरा आयतन के सापेक्ष, और चौथा है द्रव्यमान के सापेक्ष घनत्व को डिफाइन किया जाता है। तो यहां पर हमें निकालना है विद्युत धारा का घनत्व है। और यह बात भी बताई थी मैंने कि जिस भी भौतिक राशि का घनत्व निकालना होता है उसको लिखते हैं हम ऊपर नॉमिनेटर में, अंश में, और जिसके सापेक्ष घनत्व निकालना होता है उसको लेते हैं हम हर में, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, अंश अपॉन हर, इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि हमें एक भौतिक राशि है विद्युत धारा जिसका घनत्व निकालना है, श्योरली डिफाइन करना है I का, विद्युत धारा का घनत्व लेना है। अब हमें इस बात को पता लगाना है या फिर सोचना है, थोड़ा IQ से सोचना है कि विद्युत धारा का घनत्व कौन से पैरामीटर के सापेक्ष निकालें। तो देखो, ये एक चालक तार है, इस चालक तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो कहां से गुजरती है? इस चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर गुजरती है, इसके अंदर से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर गुजर रही है। इसका मतलब साफ साफ है कि विद्युत धारा किससे संबंधित होगी? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से संबंधित होती है। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से संबंधित है तो विद्युत धारा का घनत्व किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में यहां से हम डिफाइन करेंगे। तो क्षेत्रफल के सापेक्ष में जब घनत्व निकाला जाता है तो उसको हम पृष्ठीय घनत्व बोलते हैं। पृष्ठीय घनत्व लेते हैं क्योंकि सतह होगा, सतह का ही क्षेत्रफल होता है पृष्ठ का। तो यहां पर देखो विद्युत धारा का घनत्व डिफाइन करेंगे और हमें यहां से एग्जैक्ट पता लग गया कि किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, किसके सापेक्ष निकलेगा? क्षेत्रफल के सापेक्ष, क्योंकि विद्युत धारा है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर गुजरती है। तो जिसका घनत्व निकालना है उसको तो लिखते हैं हम ऊपर I अपॉन में, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है उसको लिखते हैं हम नीचे डिनोमिनेटर में। तो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो I अपॉन A क्या कहलाएगा? J के इक्वल होगा। ये होता है विद्युत धारा घनत्व, और विद्युत धारा घनत्व को हम लिखते हैं J से। ये तो सिंपली बताया मैंने कि J क्या होगा? I अपॉन A होगा। ये यहां से डिफाइन हो गया कि किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब A का मान, एरिया का मान हम 1 ले लें, 1 मीटर स्क्वायर, तो एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा ही क्या किसके बराबर होगी? विद्युत धारा घनत्व के बराबर होगी। तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे विद्युत धारा घनत्व को। तो J बराबर होगा I अपॉन A। या फिर सपोज करो इसका हम एरिया पूरा नहीं लेके एक अल्प एरिया ले लेते हैं डेल्टा I। हमने एक एरिया का छोटा सा हिस्सा ले लिया डेल्टा I, तो डेल्टा A क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा कितनी होगी? डेल्टा I। मान लो सपोज करो ये एक वायर है, ये यहां से एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, एक पूरा का पूरा वायर है, इसका एरिया है ये वाला अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये A है, और इस A से पूरे एरिया में से धारा प्रवाहित होगी, वो इसमें लंबवत ऐसे जाएगी, तो कितनी जा रही है? I। अब मान लेते हैं कि इतना एरिया न लेकर हम यहां से एक छोटा सा एरिया लेंगे, ये वाला छोटा सा हमने एरिया ले लिया, कितना? डेल्टा A। तो डेल्टा A एरिया से ये जो I धारा जाएगी वो चारों तरफ से जाएगी इस पूरे एरिया में से, लेकिन हमें तो इस डेल्टा A से संबंधित घनत्व निकालना है। तो डेल्टा A से गुजरने वाली धारा कितनी होगी? डेल्टा I। तो डेल्टा A क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा होगी डेल्टा I। तो इसका धारा घनत्व क्या होगा? J बराबर होगा डेल्टा I अपॉन में डेल्टा A। डेल्टा I अपॉन में डेल्टा A, इसे बोलेंगे विद्युत धारा घनत्व। डेल्टा A का मान एकांक ले लें, तो किसी भी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा घनत्व कहलाती है J। और भी थोड़ा सा बात करें तो डेल्टा I को क्या लिख सकते हैं? हमें पता है डेल्टा I बराबर होगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो विद्युत धारा घनत्व के लिए यहां से हम लिख सकते हैं कि J बराबर होगा
डेल्टा आई को हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी इंटू में डेल्टा ए, ये लिखा जा सकता है। कैसे? क्योंकि डेल्टा आई को हम लिख सकते हैं, विद्युत धारा में पता क्या होता है, आवेशों के प्रवाह की दर, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो इसको लिख देंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इनटू में क्या आ जाएगा डेल्टा ए। तो ये भी डेफिनेशन किसकी बनेगी, विद्युत धारा घनत्व की डेफिनेशन बनेगी। तो यहां से क्या बनाएंगे डेफिनेशन, यदि मान लो यदि डेल्टा टी बराबर हो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड समय अंतराल है और डेल्टा ए तथा डेल्टा ए का मान है वो भी कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो यहां से विद्युत धारा घनत्व जे है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा क्यू के बराबर होगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकंड 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा घनत्व कहलाता है। तो ये इस तरीके से हम विद्युत धारा का घनत्व डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि विद्युत धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक लेने के लिए हम यहां से देखते हैं विद्युत धारा घनत्व का मात्रक कैसे डिफाइन होगा। तो हमें पता है कि J बराबर होता है I अपॉन A, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, मात्रक लेते हैं तो इसका मात्रक होगा एम्पियर बट्टे में एरिया, एरिया का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर बटा में मीटर स्क्वायर क्या होगा, विद्युत धारा का मात्रक। विमीय सूत्र लिखते हैं, तो विमीय सूत्र कैसे लिखा जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर के लिए लिखते हैं कैपिटल A1 अपॉन में और मीटर के लिए लिखते हैं L2, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा L-2A1, ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। प्रॉपर तरीके से लिखे तो क्या हो जाएगा M0 L-2A1, ये यहां से इसका विद्युत धारा घनत्व का विमीय सूत्र बनेगा। अब बात यह आती है कि विद्युत धारा होती है वो अदिश राशि होती है, जबकि विद्युत धारा घनत्व है वो सदिश राशि होती है। कैसे? विद्युत धारा घनत्व है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि। विद्युत धारा घनत्व की बात करें जिसको हम J से लिखते हैं और सदिश राशि को लिखा जाता है J वेक्टर से, ये राशि होती है सदिश राशि। क्यों होती है? क्योंकि यदि हम क्षेत्रफल को अल्प माने, क्योंकि विद्युत धारा घनत्व है वो किससे रिलेटेड होता है, क्षेत्रफल से रिलेटेड होता है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर गुजरता है। यदि क्षेत्रफल को अल्प लिया जाए तो क्षेत्रफल सदिश राशि बन जाती है। कैसी बन जाती है, सदिश राशि, और जिसकी दिशा क्या होती है, पृष्ठ के तल के लंबवत हमेशा लंबवत होगी। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की दिशा अल्प लेने पर इसके क्षेत्रफल पृष्ठ के तल के लंबवत दिशा होगी, और क्षेत्रफल अल्प क्षेत्रफल लेंगे, अल्प क्षेत्रफल होता है डेल्टा ए को हम लिख सकते हैं डी ए से। जब अल्प लिया जाएगा तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि लिमिट होती है वो डेल्टा ए वो टेंड्स टू 0 की ओर अग्रसर हो जाएगी, इस कारण डेल्टा ए को हम डी ए से लिखते हैं। तो इस स्थिति में ये विद्युत धारा घनत्व होगा। विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि बनेगी क्योंकि क्षेत्रफल की अपनी एक दिशा होती है। तो अब इसको हम बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, तो हमें पता है कि J बराबर क्या होता है, डेल्टा I अपॉन में डेल्टा A, इस तरीके से लेंगे। यदि हम इसको अल्प में लिखें तो ये क्या होती है, सदिश राशि। अब क्षेत्रफल होगा वो भी अल्प क्षेत्रफल है। यदि डेल्टा A अल्प हो तो, यदि डेल्टा A अल्प हो तो ये बन जाएगा क्या, J वेक्टर बराबर होगा डेल्टा I अपॉन में डेल्टा A वेक्टर, इस तरीके से बनेगा। अब ये भी सदिश, ये भी सदिश, दो सदिश राशियां हैं। अब डेल्टा A को इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या बनेगा, J इंटू में डेल्टा A बराबर डेल्टा I, ये J वेक्टर इंटू में डेल्टा A बराबर डेल्टा I, ये बन रहा है विद्युत धारा। क्योंकि डेल्टा A है इधर भाग में है, उधर जाएगा बराबर के साइड तो गुणा में आ जाएगा। अब देखना यहां से, ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि, दो सदिशों का कौन सा गुणनफल किया जाए कि हमें विद्युत धारा प्राप्त हो। और विद्युत धारा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ये कैसी राशि होगी, अदिश राशि। तो दो सदिश राशियों का कौन सा गुणा करने पर अदिश राशि प्राप्त होगी, डॉट गुणा। तो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, डॉट गुणनफल लगा सकते हैं। तो J वेक्टर डॉट डेल्टा A वेक्टर बराबर होगा डेल्टा I के बराबर। तो विद्युत धारा घनत्व का क्षेत्रफल के सापेक्ष डॉट गुणा लिया जाए, डॉट गुणा मतलब बिंदु गुणनफल, तो हमें विद्युत धारा प्राप्त होगी जो कि अदिश राशि होती है। तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा I बराबर होगा J वेक्टर डॉट डेल्टा A वेक्टर।
यदि क्षेत्रफल अति अल्प है तो डेल्टा को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डी से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आई बराबर होगा जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्लियर। यहां से आई निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करना है। अगर विद्युत धारा घनत्व ज्ञात हो तो विद्युत धारा घनत्व से विद्युत धारा डिफाइन की जा सकती है, जिसको हम बोलेंगे डी आई बराबर जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और समाकलन करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, समाकलन डी आई बराबर होगा समाकलन जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी आई का समाकलन होगा आई बराबर होगा समाकलन जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और दोनों का डॉट गुणनफल अगर खोलें तो क्या बनेगा, कॉस थीटा। अब इसको ले मान लो, सपोज करो विद्युत धारा घनत्व है वो कांस्टेंट है। यहां से जे वेक्टर अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, समाकलन से बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, आई बराबर होगा जे वेक्टर डॉट समाकलन डी ए वेक्टर, और डी ए का समाकलन क्या होता है, ए। तो आई बराबर बनेगा जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या बनेगा, जे ए कोस थीटा। तो आई बराबर होगा जे इंटू ए कोस थीटा, और थीटा किसके बीच का कोण होता है, यहां जो थीटा है वो इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण होगा। थीटा जे वेक्टर व ए वेक्टर की दिशा के मध्य कोण होगा। इस तरीके से हम विद्युत धारा घनत्व से विद्युत धारा को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था विद्युत धारा घनत्व। इधर से चलना है, आपको पढ़ना है इधर से। पहले ये बताया मैंने, फिर ये बताया है सेकंड, और फिर बाद में ये बताया। थोड़ा सा मैं उल्टा चलता हूं क्योंकि जहां पर भी स्पेस मिलता है वहीं से लिखना स्टार्ट कर दो अपना, तो सीधा सा फंडा है। तो आप ये मत देखना कि मैं वहां से प्रॉपर तरीके से चल रहा हूं। मैंने यहां से स्टार्ट किया था, ये बताया विद्युत धारा घनत्व के बारे में हमने यहां डिस्कस किया है, क्योंकि विद्युत धारा है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर गुजरती है, इसलिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो विद्युत धारा होगी इसका घनत्व है वो क्षेत्रफल के सापेक्ष ही निकलेगा। ये 4 पैरामीटर के सापेक्ष बताया हुआ है मेरा। प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरी, उसमें सारे वीडियोज है, 10-11 जितने भी वीडियोज है, वो चैप्टर एकदम से कंप्लीट है। आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं विद नोट्स, पूरा बोर्ड पे ऐसे ही समझाया हुआ है। तो वहां पे मैंने ये बताया है ये चीजें कि घनत्व है किसी भी भौतिक राशि का 4 पैरामीटर के सापेक्ष निकाल सकते हैं। तो ये था विद्युत धारा घनत्व। अब यहां पे देखो विद्युत धारा घनत्व निकालते हैं, तो यहां पर आके हमने डॉट गुणा क्यों किया कि कोस थीटा, क्या यहां पे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो आप। अगर यहां से करें हम डॉट गुणा तो क्या बनेगा, ये यहां से बन जाएगा डेल्टा आई बराबर होगा जे डेल्टा ए कोस थीटा, जे इंटू डेल्टा ए कोस थीटा। तो इस तरीके से भी बनेगा, और थीटा होता है वो किस किस के बीच का कोण होगा, विद्युत धारा घनत्व और क्षेत्रफल दोनों की दिशाओं के मध्य कोण। अब देखो यहां पे मैं एक वर्ड बोल रहा हूं दिशा, क्या इनके मध्य कोण नहीं है? इनकी दिशा होती है, वो दिशा है, उनके बीच का ही कोण होगा, क्योंकि क्षेत्रफल अपना एक परिमाण होता है, विद्युत धारा घनत्व का भी एक मान होता है, संख्यात्मक मान या अंकिक मान होता है, लेकिन इनकी जो दिशा होती है वो दिशाओं के मध्य जो कोण बनता है वो कोण लिया जाता है थीटा। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं विद्युत धारा घनत्व को। अब बात यह आती है कि किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जब धारा गुजरती है तो धारा का मान क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है। प्रत्येक क्षेत्रफल के लिए विद्युत धारा क्या रहती है, कांस्टेंट। लेकिन क्या विद्युत धारा घनत्व का मान क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि क्षेत्रफल के सापेक्ष गुजरने वाली धारा का अनुपात ही क्या होता है, विद्युत धारा घनत्व होता है। तो विद्युत धारा घनत्व को हम कैसे निकालेंगे? क्या क्षेत्रफल पे ये निर्भर करता है? किस तरीके से निर्भर करेगा? क्षेत्रफल के मध्य जो कोण होता है उसका कोस थीटा से गुणनफल करने पर दोनों की दिशा अगर सेम होगी तभी हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत धारा घनत्व से विद्युत धारा को डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये था विद्युत धारा घनत्व। अब इसकी क्षेत्रफल पे निर्भरता के बारे में विचार करते हैं कि किस तरीके से ये निर्भर करेगा। मान लो सपोज करो एक चालक तार दे रखा है जो कि 2 या 3 तारों का मिश्रण है। इस तरीके से एक तार है और इसके साथ में दूसरा तार है, यहां पे ये जुड़ा हुआ है केबल इस तरीके से, फिर एक और केबल इधर से जुड़ी हुई है। मान लो सपोज करो ये वाला वायर है वो यहां से जुड़ा हुआ है, 3 तार है।
इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लेते हैं A1, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A2, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A3। तो इससे जो गुजरने वाली धारा है वो तीनों से गुजरने वाली धारा, इससे गुजरने वाली I1 है, इससे गुजरने वाली I2 और इससे गुजरने वाली I3। अगर इनके क्षेत्रफल को देखें तो हमें पता है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A1 इज ग्रेटर देन है A2 इज ग्रेटर देन है A3, कि A1 पहले तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दूसरे और तीसरे के मुकाबले क्या है, ज्यादा है। तो दूसरे तार, अब इनमें से जो गुजरने वाली धारा होगी, विद्युत धारा, वो क्या होगी, समान परिमाण की धारा और समान दिशा में प्रवाहित होती है। धारा का मान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का तार हो, उसमें से अगर गुजरने वाली धारा है, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेशों की मात्रा वो एक समान रूप से गुजरती है, जबकि इनसे गुजरने वाला विद्युत धारा घनत्व J होगा, वो क्या होगा, चेंज होगा। J1 इज लेस देन होगा J2 इज लेस देन होगा J3। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। ये तो कांस्टेंट है, नियत मान की धारा बहेगी, ये नियत रहेगी विद्युत धारा। तो विद्युत धारा घनत्व किस पे निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा। तो J समानुपाती होगा 1/A। मतलब हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा घनत्व क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विद्युत धारा घनत्व घटेगा। तो बड़ा क्षेत्रफल होने पर विद्युत धारा घनत्व का मान क्या होता है, कम होता है, और कम क्षेत्रफल होने पर विद्युत धारा घनत्व का मान क्या होगा, ज्यादा। तो इस प्रकार से विद्युत धारा घनत्व और की क्षेत्रफल पे निर्भरता होती है, जबकि विद्युत धारा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। तो ये हमारा एक टॉपिक था विद्युत धारा घनत्व, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा विद्युत धारा घनत्व। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी क्यूरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं एक एक का रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी इसके जो भी आपके डाउट्स हैं तो उनको मैं आप तक पहुंचाऊं। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा टॉपिक है धातुओं या चालकों में विद्युत का चालन। धातुओं चालकों में विद्युत का चालन, इस पे बात करते हैं, ये हमारा टॉपिक होगा। अब देखो, धातुओं को मैंने चालक क्यों बोला है, क्योंकि सारी की सारी धातुएं होती हैं वो चालक होती हैं, चालक पदार्थ है, सारी की सारी धातुएं चालक होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करते हैं। अब बात आ गई इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर परमाणु में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात करें तो वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, पहला होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन जिसको बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फिर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। फिर दूसरा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं या चालकों में। अब बात आती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में भी मैंने प्रकाश विद्युत वाले चैप्टर में एक बार बताया था। अगर आप उस चैप्टर को ढंग से देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, किसी न किसी वीडियो में जरूर है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये परमाणु है, ये परमाणु का एक नाभिक है और नाभिक का आवेश होता है Zd, क्लियर है, क्योंकि Z इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या, और एक प्रोटॉन का आवेश एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तो Z प्रोटॉनों का आवेश Zd के बराबर होगा। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के अत्यंत समीप होते हैं, अर्थात अत्यंत समीप कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो वो नाभिक के प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। ये प्रबल आकर्षण द्वारा बंधे होंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, है ना। जो अच्छा बेटा होता है, जिसपे पेरेंट्स अपना ध्यान देते हैं, वो सुसु करने भी जाता है तो भी ऐसे मतलब पेरेंट्स को चिंता हो जाती है कि कहाँ गया, क्योंकि बहुत प्यारा बेटा है, अच्छा बेटा है। और एक होता है नालायक किस्म का, जो बात ही नहीं मानता। तो वो क्या करता है कि अगर कहीं घूमने चला भी जाता है तो पेरेंट्स को कोई परवाह नहीं हो पाती उसकी, ठीक है यार आ जाएगा घूम फिर के, कहाँ जाने वाला है। तो वो वाला किस्म का जो बच्चा है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं,
वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर रहते हैं, बहुत ज्यादा दूरी, पेरेंट्स से ज्यादा दूरियां बना के रखते हैं, इतने क्लोज नहीं होते हैं। तो जो बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक से दूरस्थ स्थित होते हैं, जिसके कारण इन पर नाभिक का आकर्षण बहुत कम होता है। और बहुत कम आकर्षण होने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों को अगर थोड़ी सी भी ऊर्जा मिल जाए या थोड़ा सा भी लालच मिल जाए, दोस्तों का सहारा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर क्या कर जाते हैं, यहां से मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होकर ये आवारा की तरह इधर उधर कौन सी मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। किसमें, धातु या चालक में। लेकिन शर्त है, धातु या चालक की सतह को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। रैंडम मोशन जिसको बोलते हैं यादृच्छिक गति, ये करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। तो वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का प्रबल आकर्षण होता है, प्यारा प्यारा बच्चा, जो कि बद्ध इलेक्ट्रॉनों की तरह काम करते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक से दूरस्थ स्थित होने के कारण आकर्षण प्रभाव कम होता है, जिसके कारण इनको थोड़ा सा लालच, थोड़ी सी ऊर्जा मिली, ये अपने बाह्यतम कक्षा को छोड़कर मुक्त हो जाते हैं और धातु सतह के अंदर ही विभिन्न दिशाओं में यादृच्छिक गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब जो बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो नाभिक के आकर्षण द्वारा नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो गति करने के लिए चालक या धातुओं में स्वतंत्र होते हैं, ये चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो यहां पर बात यह आती है कि चालकों में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों में विद्युत प्रवाह के लिए, चालकों में विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं, विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहेंगे अपना, है ना, प्यारा प्यारा बच्चा घूम के आ गया, बाहर आ गया, कहीं जाके आ गया, मार्केट गया, सुसु करके आ गया, पेरेंट हाँ ठीक है बच्चा बैठ जा, यहाँ पे पानी का गिलास सब कुछ लाके दे दिया और ये लो पढ़, तेरा यही काम है और कुछ काम नहीं है। और ये वाला अच्छे काम तो ये वाला कर रहा है, क्यों, क्योंकि घूम फिर के आता है, विद्युत धारा के चालन के लिए भी क्या है, उत्तरदायी है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, धातु या चालकों में विद्युत का चालन होता है। अब बात आ गई विद्युत के चालन की, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये चालक में या धातु में दो प्रकार की गति करते हैं। दो प्रकार की गति, कौन कौन सी गति करते हैं, एक तो करते हैं यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, और दूसरी करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाह गति। अपवाह को अपवहन भी बोलते हैं, अपवहन गति, ड्रिफ्ट मोशन, इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। और ये वाली गति होती है कौन सी, ड्रिफ्ट मोशन, अपवहन गति, ड्रिफ्ट मोशन। तो इस प्रकार से दो प्रकार की गति होती है, यादृच्छिक गति और अपवहन गति। यादृच्छिक गति होती है वातावरणीय या वायुमंडलीय ताप के कारण, जबकि अपवहन गति और अपवाह गति होती है, वो होती है वोल्टेज के कारण, विद्युत के प्रवाह के कारण। जब वोल्टेज आरोपित किया जाता है, विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो इस प्रकार की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति अपवहन गति कहलाती है। और यदि वातावरणीय या वायुमंडलीय ताप के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर ऊर्जा ग्रहण करके गति करते हैं, तो ऐसी गति होगी यादृच्छिक गति। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करते हैं, ये दोनों गति के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।